गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए हमने पिछले लेक्चर में क्या देख लिया था, एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इन एलएसएम मेथड में हमने क्या क्या देख लिया था। स्ट्रेन डायग्राम के बेसिस पर हमने एक चीज समझी थी जिसको हमने बोली थी लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसका मान ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर निर्भर नहीं करता, केवल और केवल ग्रेड ऑफ स्टील पर निर्भर करता है। और के की वैल्यू कैसे निकलती है, कोड उसको डायरेक्ट कैलकुलेशन में किस तरीके से लेता है और ये वैल्यूज आई कहाँ से, वो सारी चीजें हो गई थी। इसी का ही सेकंड पार्ट अगर आप देखें एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में, तो यहां पर हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड लीवर आर्म। ठीक है, तो आज जो टॉपिक हमारे पास डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड लीवर आर्म। ठीक है, एलएसएम मेथड में लीवर आर्म कैसे निकलती है और मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए, तो अगर ये चीजें देखेंगे एंड लीवर आर्म। अब देखो, एक बार लीवर आर्म से रिलेटेड एक चीज मैं बताऊं, तो लीवर आर्म होती क्या है, जैसे अपन अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ये भी मिटाई देता हूँ, आपका ध्यान ना जाए इधर। हाँ, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और लीवर आर्म। तो यहाँ पर देखिए, आपने गार्डन में एक झूला देखा होगा जो सिंपल लीवर है, बिल्कुल सिंपल लीवर है। ये इस तरीके से झूला, सीसॉ नाम का झूला देखा हो, इसमें एक यहाँ पर पास सीट लगी होती है, एक यहाँ पर। तो बच्चे इस पर झूलते हैं। जब झूलते हैं तो कोई भी एक बच्चा जो यहाँ बैठा है, इसका वजन मान लीजिए हमारे पास कितना है, W1। और एक बच्चा जो यहाँ बैठा है, इसका वजन कितना है, W2। ठीक है, या फिर मैं सीधा ही कह देता हूँ, इसका वजन है मान लीजिए 100 kg, और इसका वजन है कितना, 50 kg। अगर ये 100 kg है और ये 50 kg है, और मान लीजिए इधर की दूरी भी 1 मीटर है और इधर की दूरी भी 1 मीटर है। ठीक है, 2 मीटर कर देता हूँ। तो ये भी 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है। तो जो ये लीवर है, ये इसके फलक्रम पॉइंट के अबाउट घूम रहा है। जैसे अपने पास न्यूट्रल एक्सिस बेंडिंग मूवमेंट में न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट सेक्शन घूम रहा है, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये फलक्रम पॉइंट, जिसको हम आलंब बिंदु भी बोलते हैं। अगर ये स्थिति है कि ये बच्चा 50 किलो का है और ये बच्चा 100 किलो का है और ये बच्चा 50 किलो का है, तो पक्का होगा कि कुछ इस तरीके की स्थिति बन रही होगी, कुछ इस तरीके की। भैया ये बच्चा जो है 50 kg का है, वो हवा में होगा और ये नीचे होके इससे हंस रहा होगा कि भैया देखते को मैंने हवा में उठा लिया। तो अब ये कभी पॉसिबल है क्या भैया, ये बताओ कि ये बच्चा इसको उठा सके। हाँ पॉसिबल है। देखिए कैसे, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो मूवमेंट बन रहा है, जो मूवमेंट बन रहा है वो इस पॉइंट के अबाउट अगर घूम रहे हैं तो उससे बन रहा है। अगर ये 50 किलो का वजन, ये बच्चा अगर इसको उठाना चाहे तो ये क्या कर सकता है, ये इससे कहे 100 किलो वाले से कि तू बेटा ऐसे कर कि यहाँ आ जा। यानी कि कैसी स्थिति हो जाए कि लीवर आर्म पे कुछ इस तरीके की स्थिति हो जाए कि 100 किलो का 1 मीटर दूरी पर है और 50 किलो का अपनी जगह वहीं है, 50 kg वहीं का वहीं है। इस केस में क्या होगा, इसका मूवमेंट क्या होगा, फलक्रम पॉइंट से, फलक्रम पॉइंट से इसका मूवमेंट जो होगा वो कितना होगा, 100 × 1। और यहाँ पर मूवमेंट कितना होगा, 50 × 2। अब ये उठा सकता है, और अगर ये थोड़ा भी आगे और हो गया तो ये इसको ऐसे भी उठा सकता है। तो लीवर आर्म का मतलब यही होता है कि जो दो दो लंबवत बल हैं, इनके बीच का अपने पास जो लंबवत दिशाएं होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, उसको गुणा कर। ठीक है, तो यही काम हम अब अपने आरसीसी में देखिए, आरसीसी में हम एक यूडीएल लोडेड सिंपली सपोर्टेड बीम को अज्यूम करते हैं, बीम को अज्यूम कर लेते हैं कि भैया ये यूडीएल लोडेड सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है, ये देखो, इसकी वजह से हो क्या रहा है, इसको डायग्राम को थोड़ा चौड़ा बना रहे हैं। तो लीवर आर्म का मतलब कुछ नहीं, दो लंबवत बलों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को लीवर आर्म कहते हैं। और ये लीवर है, लीवर प्रिंसिपल पर काम कर रहा है। लीवर का मतलब किसी एक आलंब बिंदु की पर सापेक्ष घूमना। तो हमारी बीम में भी कुछ इसी तरीके से हो रहा है। तो एक चीज ये देखो, चीज ये देखो, मान लीजिए ये हमारे पास कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये कौन सी बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, जिसके ऊपर क्या लग रहा है, अगर ये यूडीएल लोड लग रहा होगा, अगर ये यूडीएल लोड लग रहा होगा तो ये कुछ इस तरीके से यूं बैंड करने की कोशिश करेगा, इसको यूं सैगिंग, ठीक है, यूं बैंड करने की कोशिश कर।
की तरफ टेंशन और ऊपर की तरफ कंप्रेशन। अगर ऐसे बैंड करने की कोशिश करेगा, यानी कुल मिला के ये कुछ यूं होने की कोशिश हो रही होगी, अरे हो रही होगी ना, ठीक है। अगर ये हो रही होगी इसका मतलब बाहर से जो मूवमेंट लग रहा है वो इसको यूं सैगिंग करने की कोशिश करेगा। एक्सटर्नल मूवमेंट जो है वो सैगिंग मूवमेंट होगा, ठीक है, वो इसको इस तरीके से बैंड करने की कोशिश कर रहा है। साथ में अभी अभी हमने एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ा, तो उसमें ये न्यूट्रल एक्सिस होती है, उसमें हमने ये देखा कि ये थोड़ा सा रेक्टेंगुलर ज़्यादा सा पैराबोला, और ये जो होता है ये सी, और नीचे जो सरिया होता है ए एस टी, उसका ये होता है टी। तो ध्यान से देखो, सी और टी तो दो लंबवत बल हो गए, एक सी जिसकी डायरेक्शन कितने सी जी पर है हमको पता है, और टी किस लेवल पर है ये भी पता है। तो सी और टी का अगर जोड़ा मैं बनाऊं, देखो सी और टी का अगर मैं जोड़ा बनाऊं तो वो भाई उधर जा रहा है और ये भाई इधर जा रहा है, मतलब इनका जोड़ा यूं बन रहा है, कपल फोर्स देखो यूं बन रहा है, कपल फोर्स यूं बन रहा है, उधर ले जा रहा है मतलब यूं ले जाना चाह रहा है, मतलब एक सेक्शन पर ये जो है इन दोनों का जोड़ा यूं बन रहा है। पर ये जोड़ा कैसे बनेगा, वही जैसे वहां लीवर में पड़ा था, इसका और इसका जोड़ा कैसे बन रहा था, इन दोनों के बीच की ये दूरी। तो यहाँ पर सी और टी के बीच में जो ये लंबवत दूरी है, इसी को ही हम क्या कह रहे हैं, लीवर आर्म कह रहे हैं। और इसके वजह से जो ये मूवमेंट बन रहा है, जो मोड़ बन रही है, वो क्या कर रही है, यूं आ रही, मतलब इस पॉइंट पर यूं आएगी और इस पॉइंट पर यूं आएगी। तो ये तो एक्सटर्नल बेंडिंग मूवमेंट है, WL²/8 वाला, ठीक है, जो कि बेंड करने की कोशिश कर रहा है। और जो ये वाली है, ये जो है इसको ही हम क्या कह रहे हैं, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और इस मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के कारण ही तो बीम, जो बाहर से लोड है वो इसको यूं मोड़ना चाहता है, अंदर से जो रेजिस्टेंस है सी और टी का जोड़ा, कंप्रेशन कंक्रीट में और स्टील में टेंशन, वो इसको यूं करना चाह रहा है, इसी वजह से तो बीम बिल्कुल सीधी खड़ी है, इसी वजह से तो बीम बिल्कुल सीधी खड़ी है। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, जो एक्सटर्नल बेंडिंग मूवमेंट को रेजिस्ट करने के काम आ रहा है बीम में। और लीवर आर्म क्या है, सी और टी के बीच की लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो रही है, और इन्हीं के जोड़े की वजह से, सी और टी के जोड़े की वजह से ही बीम सीधी खड़ी हुई है, इसी मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वजह से सीधी खड़ी हुई है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की परिभाषा क्या हो गई, अपोज में तो है ही है, तो ये मैक्सिमम कितना मूवमेंट ले सकती है कोई बीम, ये तो है नहीं लोड बढ़ाते जाओगे तो ये भी बढ़ता ही जाएगा, एक स्थिति के बाद फेल हो जाएगी बीम, यानी अब उससे ज़्यादा लोड नहीं लेगी। तो मैक्सिमम मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बीम जो होती है उसी को ही हम क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये एक बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये लीवर होता है, लीवर की जो लीवर आर्म होती है, दोनों परपेंडिकुलर जो फोर्सेज होते हैं उनके बीच की लंबवत दूरी होती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बेंडिंग मूवमेंट मोड़ने का प्रयास कर रहा है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को सीधा रखने का प्रयास कर रहा है, इसी के बेस पर बीम लोड सहन कर रही है। अगर एक्सटर्नल लोड मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो जाए तो बीम फेल हो जाएगी, ठीक है। पॉज कर लीजिए, एक बार उतार लीजिए, फिर हम इसको लिख लेते हैं। हम्म मैं मान के चलता हूँ कि आपने ये वीडियो पॉज कर लिया होगा और यहाँ तक इस चीज़ को उतार लिया होगा। तो अब मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की कहानी जो आपको थोड़ी बहुत समझ में तो आई, पर डिटेल में अगर बात करें तो अब हम इसको समझते हैं कि क्या चीज़ है। तो वो चीज़ ये है कि भैया मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कुछ नहीं, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा नहीं ले पाएगी। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर हमको पता लग गया तो उससे ज़्यादा मूवमेंट ले नहीं सकती, तो वही डिज़ाइन के लिए हमारे पास मेन फैक्टर हो जाता है। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप किसी भी साइड से निकाल सकते हो, या तो सी इंटू लीवर आर्म कर दो क्योंकि दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी यही है, या फिर अपने पास मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस साइड से भी निकाल सकते हो, टी इंटू लीवर आर्म से, सी इंटू लीवर आर्म से भी निकाल सकते हो, या फिर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये मिटा दे रहा हूँ, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टी इंटू लीवर आर्म से भी आप निकाल सकते। दूसरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप टेंशन साइड से भी निकाल सकते हो, टी इंटू लीवर आर्म से, ठीक है। तो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस पर अगर बात करें तो सी आपको मैंने पिछले में सिखाया था कितना होता है, 0.36 एफ सी के बी इंटू में एक्स यू इंटू में लीवर आर्म कितनी होगी बताओ, इन दोनों के बीच की लीवर आर्म अगर ये 0.42 है, 0.42 एक्स और यहाँ से वहाँ तक ये डी है, तो ये बची हुई दूरी कितनी होगी जिसको मैं लीवर आर्म कह रहा था, वो दूरी कितनी होगी, डी माइनस
0.42 XU। ये चीज़ समझ में आ रही है? ठीक है, सेम टू सेम अगर यहाँ बात करें तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, T 0.87 FY। ये तो स्ट्रेस है, एरिया करके फोर्स निकाल लो, AST। हमें लीवर आर्म कितनी है, D-0.42 XU। तो ये हमारे पास मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, जो कि किसी भी बीम की, दी गई बीम की मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होती है मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी, या मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि मूवमेंट ही तो एक्सटर्नल लोड है, WL²/8 से निकलता है। तो ये मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। और लीवर आर्म आपको बहुत अच्छे से पहले भी पता थी कि दो लंबवत बलों के मध्य की जो दूरी होगी उसको हम लीवर आर्म कहते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन C एंड T फोर्स है ना। तो अगर हम बात करें किसकी, लीवर आर्म की, तो वो भी लिख लीजिए आप ऐसे। लीवर आर्म क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन C एंड T। C क्या है, टोटल कंप्रेशन फोर्स टेकन बाय कंक्रीट। T क्या है, टोटल टेंशन फोर्स टेकन बाय स्टील। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है हमारा एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देख लिया, उसके बेसिस पर एक्स यू क्या होती है ये देख लिया, और उसके बेसिस पर आगे भी हम बात करें। ठीक है, तो ये हमारे पास एक चीज है जो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और है जो आपको मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ, वो क्या है हमारे पास, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये तो लिमिटिंग डेप्थ है, लिमिटिंग डेप्थ पर कंक्रीट और स्टील अपने फेलियर स्ट्रेन पर होते हैं। कंक्रीट में फेलियर स्ट्रेन LSM में 0.0035, और स्टील में फेलियर स्ट्रेन 0.002 प्लस FY बटे में ES बट, और 1.15 या 0.87 FY का। ठीक है, तो ये कहानी बिल्कुल क्लियर है मेरे ख्याल से, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो इस चीज़ को आप उतार लीजिए चाहे तो, स्टेप आगे चल। चलो, ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी के बाद हम आगे चलते हैं और लास्ट टॉपिक इसमें एक बार डिस्कस और कर लेते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूटन। और उसके बेसिस पर हम सेक्शन बनाते हैं कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, बैलेंस सेक्शन है। टाइप ऑफ सेक्शंस के बारे में देखेंगे, परंतु एक बार ये उतार ली, मैं मान के चलता हूँ आपने ये उतार लिया होगा। चलो इसी में हम आगे देखते हैं। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, अगला लिखोगे आप, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल। तो देखिए, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की बात करें तो वो कैसे निकलती, एक्चुअल का मतलब क्या है, एक बार तो ये देखिए। देखिए एक्स यू लिमिटिंग, एक्स यू जो लिमिटिंग हम पढ़ रहे हैं वो तो वह डेप्थ है न्यूट्रल एक्सिस की जहां पर दोनों अपने फेलियर पॉइंट पर वास्तव में किसी फॉर गिवन बीम सेक्शन, गिवन बीम सेक्शन, कोई बीम सेक्शन दिया हुआ है हमको, और उसकी एक्चुअल में न्यूट्रल एक्सिस, ये तो आइडियल स्थिति है। आइडियल स्थिति का मतलब, जैसे हम साथ साथ, जैसे मान लो दो प्रेमियों, प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा है, और वो जीने मरने की कस्में खा रहे हैं, और किसी भी वजह से दोनों कह रहे हैं कि अपन साथ जिएंगे साथ मरेंगे, पर ये तो आइडियल स्थिति है। अब यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में क्या होगा कि न्यूट्रल एक्स, वास्तविक स्थिति में क्या, अगर एक्सयू एक्चुअल ऊपर होगी तो भैया कौन जाएगा, स्टील पहले जाएगा। नीचे होगी लिमिटिंग से तो कौन जाएगा, कंक्रीट जाएगा। ऐसा तो एक आइडियल स्थिति होगी, दोनों साथ में एक साथ मरे। ठीक है, तो दो इनका जोड़ा है वो एक साथ टपके, इसकी संभावना कम है। तो गिवन बीम सेक्शन में मान लो कोई भी बीम है जिसमें मान लीजिए सरिया हमको दिया हुआ है AST, मान लो 3 बार 4 बार 16 mm की है, कितने mm की भी है, उसके बेसिस पर एक्चुअल में जो स्थिति आएगी दी गई बीम की, D और B, दी गई बीम की, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल। निकालते कैसे हैं, ठीक है, तो वो निकालना बड़ा आसान है, आपको क्या करना पड़ेगा, C = T करना पड़ेगा। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मतलब 0.36 FC के B इंटू XA बराबर में क्या होगा, 0.87 FY तुम्हें AST, T और T को बराबर कर दिया, यहाँ से XA का फॉर्मूला बन गया 0.87 FY इंटू में AST बटे में यहाँ क्या बन जाएगा 0.36 FC के B। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला है, ये वास्तविक डेप्थ है।
अब यदि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, वापस से बता रहे हैं, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अगर एक्स यू लिमिटिंग से कम रह गई तो इसी को बोलते हैं अंडर रेनिफोर्स सेक्शन। यदि ये एक्स यू एक्चुअल बराबर हो गई एक्स यू लिमिटिंग के, एक्स यू लिमिटिंग सबको पता है के डी से निकलती है, तो इसी को बोलते हैं बैलेंस सेक्शन। और अगर ये एक्स यू एक्चुअल जो है वो एक्स यू लिमिटिंग से ज़्यादा निकल गई तो इसी को ही बोलते हैं ओ आर एस का घोल। ओ आर एस मतलब ओवर रेनफोर्स सेक्शन, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं बैलेंस सेक्शन, इसको बोलते हैं बैलेंस सेक्शन, इसको बोलते हैं अंडर रेनफोर्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर क्लियर होनी, जिससे कि आप चीज़ों को और अच्छे से देख पाएँ। ठीक है, तो ये आप उतार लीजिए एक्स यू एक्चुअल की कहानी। और क्या होता है अंडर, क्या होता है बैलेंस, और क्या होता है ओवर रेनफोर्स सेक्शन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर तरीके से देखेंगे। एक टेबल बनाएंगे प्रॉपर, और उसमें क्या क्या अंतर हो सकता है एक दूसरे से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में उस तरीके से क्वेश्चन आते भी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यही बात करेंगे। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमने निकाल ली, तो एक बार एनालिसिस देखेंगे, फिर हमारे पास क्या देखेंगे, बैलेंस सेक्शन वगैरह के बारे में भी देखेंगे। टाइप ऑफ सेक्शन नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, है ना, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है। टोटल कंप्रेशन फोर्स को टोटल टेंशन फोर्स से बराबर कर दीजिए एलएसएम मेथड में। डब्ल्यूएसएम में ऐसा नहीं होता, क्या होता है वो बाद में देखें, पर ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।